किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी नए बदलाव होते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। नकली बीजों की रोकथाम को सख्त बनाने के लिए केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में बीज विधेयक लाएगी। इसी संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आपको ध्यान होगा, बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की ज़रूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना, वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था। इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को। और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के, तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं, वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरें। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सकें। इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहाँ आया, कहाँ उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहाँ से आए, डीलर के पास, डीलर के पहले किसके पास थे और कहाँ उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसिबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहाँ से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि ये बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूँ कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में सवा गुना वापस कर दिया। ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है, वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को
बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी, जो गड़बड़ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने कहा, आईएमडी के 191 बरस मुकम्मल हुए हैं उसकी स्थापना के, और पिछले वर्ष जब 150वीं सालगिरह थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमें हमारी हौसला अफजाई भी की, हमारा मार्गदर्शन भी किया। और ये इससे ये भी प्रमाणित होता है कि कितनी अधिक प्राथमिकता इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। और यदि आप आंकड़ों को देखें तो गत 11 वर्षों में कई गुना अधिक इसकी क्षमताओं में वृद्धि हुई है। जहां हमारे पास एक ज़माने में 2013-14 में मात्र 17 वेदर रडार्स हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 47 से ऊपर चले गई, यानी 3 गुना और अधिक बढ़ गई। हमारी वेदर फोरकास्ट की क्षमता में लगभग 40 से 45% इजाफा हुआ है। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि इतनी अधिक विश्वसनीयता हुई है। आज हमारे पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट के अलावा पिछले 2 वर्षों में हमने एक नौ किस्म का एक नया विकल्प शुरू किया, 3 घंटे। यानी यदि आपने कहीं बाहर जाना हो तो आप अपनी घड़ी में ऐप देख करके ये फैसला कर सकते हैं कि छाता लेकर के जाना है या कुछ देर ठहर करके निकलना है। और विश्वसनीयता इतनी बढ़ी है कि हल्का सा कभी भूकंप भी आ जाता है या बारिश हो जाती है तो हमारी वेबसाइट पर इतने सारे लोग आना शुरू कर देते हैं कि वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। और आज इस अवसर पर एक नई घोषणा और नया निर्णय ये है कि हम हिंदुस्तान के 4 शहरों में इस वर्ष के भीतर 50 अतिरिक्त नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करेंगे। उनमें दिल्ली एनसीआर एक रहेगा, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा पुणे। इसके साथ साथ बाकी शहरों में उसके बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। हम एक अन्य प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं, 7 अतिरिक्त रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जिससे कि और यही नहीं, पिछले 2 वर्षों में पंचायत तक स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक डेडिकेटेड सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं सूचना की। किसानों के लिए अलग, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग, मछुआरों के लिए अलग। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग भी अच्छी बनी रहती है, जिसके चलते इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। ऐसे में अगर हमारे किसान इसकी खेती को अपना ले तो अपने लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से की जा सकती है बेबी कॉर्न की खेती, जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुउपयोगी फसल है। यह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी।
बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है। पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से। जी हां, जो किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, उनकी दास्तानें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए शुरुआत करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। पहाड़ी पर उगा जामुन का ये बाग विष्णु पोटे की 10 साल की मेहनत का परिणाम है। विष्णु ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाता था और दूसरा स्वरोजगार की तरफ। इन्होंने स्वरोजगार को चुना और खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले ये छोटी सी पहाड़ी खरीदी और फिर इसे तैयार करके खेती के लायक बनाया। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था और एक पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना
ये मैं सोच रहा था तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया क्या मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पुणे में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, पाबड़ में जाके देखा और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। और इसका जो मदर ट्री है वो कहाँ मिलता है, तो डहानू एरिया में मिलता है। उधर जाके मैंने यहाँ ये जामुन के पेड़ वहाँ से ख़रीद के लाए, छोटे छोटे पेड़ थे, और यहाँ आके प्लांटेशन किया। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या, किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए। अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया और शॉर्ट टर्म में सीताफल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जामुन को पानी जा रहा था, जामुन हल्के हल्के से बढ़ रहा था। बाद में ये सीताफल का मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया और 7 साल तक ये सीताफल का हार्वेस्टिंग लिया। और जब जामुन स्टार्ट हुआ फिर ये सीताफल निकाल दिया और जामुन का हार्वेस्टिंग रेगुलर करता रहा। विष्णु का कहना है कि जामुन के खेती के बारे में अभी जानकारी कम है, इसलिए इन्हें जब भी कोई समस्या आई तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें। ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। केवीके नारंगांव में कांटेक्ट किया और मुझे प्रॉपर गाइडलाइन किया। वहाँ केवीके के नारंगांव के सब साइंटिस्ट लोगों ने उनके हिसाब से, और मेरा खुद का थोड़ा सा नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये आगे जो जामुन है मेरा बढ़ता गया और अच्छी तरह से मुझे फल आने लगा। लेकिन फल आने के बाद एक जो नंबर क्वालिटी 1 का माल रहता है, मैं मुंबई वाशिम मार्केट में ग्रेडिंग करके भेज देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिक्कत आने लगा, क्या 1 नंबर तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बारिश के अचानक ये बारिश के समय में आने वाला फ्रूट है, अचानक क्रैकिंग रहता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, नहीं क्या, थोड़ा सा फल निकालने के लिए दिन भर में बहुत बारिश हुआ तो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। फिर उस फल का मैं क्या करूं? मैं फिर केवीके नारंगांव में कांटेक्ट किया। वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है, शेटे मैडम वगैरह जो मैडम लोग हैं, उन्होंने मुझे फिर यहाँ विजिट किया और जो फ्रूट है वो आप कैसे बाय प्रोसेस कर सकते हैं, उनका वो जूस निकालने का टोटल प्रोसेस वो केवीके और जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन किया। फिर वो जूस मैंने निकालने के बाद लोकल जो मार्केटिंग है, लोकल मैंने उसको मार्केटिंग करके बेच दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई कि जल की महत्ता को समझाया जा सके और जल का संरक्षण किया जा सके। जी हां, इसके तहत वर्षा जल संचयन और साथ ही साथ जो सिंचाई की विभिन्न पद्धतियां हैं उन्हें प्रोत्साहित करना भी एक उद्देश्य है। हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको, अगर आपके पास कोई सवाल है, सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, अगर दोबारा देखना चाहते हैं हमारा यह कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।